बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सईद हसन अब्बास। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर नंबर 16 था, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, और वो हमने चैप्टर तकरीबन 30 to 35% कंप्लीट कर लिया था। और उसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की थी वो था स्ट्रेस और स्ट्रेन। आज स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं जो है आपके पास इलास्टिक, आपके पास यहाँ पे मॉड्यूलाई। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो चीज़ हमने डिस्कस की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन, और स्ट्रेस में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एक जितनी लगा रहे हो और जिस तरीके से लगा रहे हो उसको हमने स्ट्रेस और उसकी टाइप्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्ट्रेन, और स्ट्रेन में हमने ये देखा था कि अगर आप किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाते हो उसकी वजह से उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आती है, मतलब लेंथ चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है या शेप चेंज हो रही है, उसको हमने डिस्कस किया था आपके पास यहाँ पे स्ट्रेन में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपके पास इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉड्यूलाई ये टॉपिक है, ये जो आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रही है, ये टॉपिक उन दोनों को आपस में अब इंटरलिंक करेगा। अगर आप फोर्स को मतलब स्ट्रेस को और स्ट्रेन को लिंक कर दो और एक टर्म बनाओ, उस टर्म को कहते हैं आपके पास इलास्टिक मॉड्यूलाई। ठीक है, तो अब इलास्टिक मॉड्यूलाई की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स शेप और साइज। हमने ये पढ़ा था, अगर किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या तो उस बॉडी की शेप चेंज होगी या साइज चेंज हो जाएगी, डायमेंशन चेंज हो जाएंगी। और जनरली जो चीज़ अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, जनरली हम यहाँ पे इस डिफॉर्मेशन को स्मॉल रखते हैं। ठीक है, अगर शेप में भी चेंज आ रहा है तो बहुत माइनर सा शेप में चेंज रखते हैं, और अगर उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है उसको माइनर तक रखते हैं। क्यों माइनर तक रखते हैं ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास डेली लाइफ में दो तरह के आपके पास यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं। एक होते हैं आपके पास इलास्टिक सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं प्लास्टिक सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे इलास्टिक सब्सटेंसेस को। अब ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? अब इलास्टिक सब्सटेंसेस हम उनको बोलते हैं जिन पे आप फोर्स लगाओ और फोर्स अगर आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करो और वो बॉडी पहले वाली शेप में वापस आ जाए, उस तरह के सब्सटेंसेस को बोलते हैं आपके पास इलास्टिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि ऑन द आपके पास रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड आपका प्लास्टिक। नेक्स्ट चीज है प्लास्टिक। अब प्लास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं, और जो आपके पास सब्सटेंसेस इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उसको प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं। तो प्लास्टिक बॉडीज में क्या होगा, जब आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे तो ये बॉडीज अपने पहले वाली शेप में वापस नहीं आएंगी। ठीक है, इस तरह की आप बेशुमार एग्जाम्पल दे सकते हो। आप देख सकते हो क्ले पे आप फोर्स लगाते हो तो क्ले प्रेस हो जाती है, लेकिन फोर्स आप जब रिमूव करते हो तो क्ले पहले वाली शेप में वापस नहीं आती। तो क्ले भी किसकी एग्जाम्पल में आएगी? प्लास्टिसिटी की एग्जाम्पल में आएगी। तो ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द डिफॉर्म्ड स्टेट इज कॉल्ड प्लास्टिक। अब डिफॉर्म्ड स्टेट का मतलब है कि जो आपने फोर्स लगा के उसकी शेप को डिस्टॉर्ट किया है ना, अब ये बॉडी उसी शेप में रहेगी, पहले वाली या आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। अब जिस तरह हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और की टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह डिफॉर्मेशन की भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, और ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्या क्या उनकी टाइप्स हैं। तो हमने अभी सबसे पहले यही चीज़ टॉपिक में स्टार्ट की है कि स्ट्रेस, जो आपके पास इलास्टिक मॉड्यूलाई है, वो असल में स्ट्रेस और स्ट्रेन को मिला के एक टर्म को बताता है। तो ये बता रहा है कि द डिफॉर्मेशन फोर्स इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड द डिफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। कि जो बॉडी में डिफॉर्मेशन फोर्स जो होगी उसको हम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लेंगे, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया बताएगी, और उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन या उसकी जो आपके पास कन्फिगरेशन में चेंज आ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन में। ठीक है, अब इलास्टिक मॉड्यूलाई, इलास्टिक मॉडुलस में क्या फर्क है? मॉड्यूलाई जो है वो मॉडुलस का आपके पास यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, जिस तरह रेडियस और आपके पास यहाँ पे रेडियाई होता है, तो जो रेडियस और रेडियाई में सिंगुलर और प्लूरल का फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले डेफिनेशन है इलास्टिक मॉड्यूलाइज की। ये जो पॉइंट्स थे ये बेसिक से आपके पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, अब इसकी डेफिनेशन है।
तो इलास्टिक मॉड्यूलाई की डेफिनेशन क्या होती है, ये असल में एक रेशो है किन दो क्वांटिटीज के दरमियान, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, तो इलास्टिक मॉड्यूलाई की अगर आप डेफिनेशन देखो, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलाई। ठीक है, और ये जो हम इलास्टिक मॉड्यूलाई पढ़ रहे हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं किन बॉडीज के लिए, ये हम यहाँ पे इलास्टिक सॉलिड्स के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब अब ऐसे सॉलिड्स जिनके ऊपर से हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें और वो ऑब्जेक्ट्स पहले वाली शेप में वापस आ जाएं। ठीक है, तो अगर आप कोई एक इलास्टिक सॉलिड लो और उसकी अगर आप स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो निकालो, तो वो हर वक्त कांस्टेंट आएगी, और वो जो कांस्टेंट आंसर आ रहा है ना, उस कांस्टेंट आंसर को कहते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। अब इसी की एक जरा आपके पास कंप्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है, जो ज़्यादा मीनिंगफुल है, वो सेकंड डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो साइड टेबल पे लिखा हुआ है कि विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर और स्टील बॉल्स। अब ये क्वेश्चन सुन के आपके माइंड में ये आता है कि इलास्टिक से मतलब होता है जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे इजीली बेंड कर लें, उस चीज़ का हमारे माइंड में इलास्टिक आता है, जो कि टोटली गलत कंसेप्ट है। आपके माइंड में होगा कि सर रबर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील बॉल्स जो हैं वो कम इलास्टिक है, क्योंकि रबर आसानी से बेंड हो जाता है और स्टील जो है वो मुश्किल से बेंड होता है, जो कि टोटली गलत कंसेप्ट है हमारे माइंड में। अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम आते हैं इलास्टिक की सेकेंड डेफिनेशन पे। इलास्टिक मॉड्यूलस है क्या? इलास्टिक मॉड्यूलस या इलास्टिक मॉड्यूला ये बताता है कि अगर आप किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, तो वो ऑब्जेक्ट उस डिफॉर्मिंग फोर्स को कितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है, उस चीज़ को कहते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। एक सब्सटेंस है जो कि आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स को कम रेजिस्ट कर रहा है, उस सब्सटेंस का इलास्टिक मॉड्यूलस कम होगा। एक सब्सटेंस है जो कि आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, उस सब्सटेंस का इलास्टिक मॉड्यूलस या इलास्टिक मॉड्यूलाई ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही असल में इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि एन इलास्टिक मॉड्यूलस इज अ क्वांटिटी दैट मेजर्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और उस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस टू बीइंग डिफॉर्म्ड इलास्टिकली व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। कि अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस मतलब फोर्स लगाओ और वो उस स्ट्रेस को कितना ज़्यादा, वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट उस स्ट्रेस को कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब आपका रेजिस्टेंस मतलब अब एक ऑपोजिशन, वो क्वांटिटी जो कि इस चीज़ को मेजर करे कि वो ऑब्जेक्ट उस डिफॉर्मिंग फोर्स को या उस स्ट्रेस को कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस क्वांटिटी को नाम देते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन पे। अगर हम स्टील और रबर की बात करें, ठीक है, अब रबर देखो, रबर पे आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे आसानी से शेप चेंज कर लेता है अपनी, तो मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम है, तो रबर की जो इलास्टिक मॉड्यूलस होगी वो कम है। स्टील की बॉल्स हों, अगर आप उस पर जितनी मर्जी फोर्स लगा लो लेकिन आप उसकी शेप नहीं चेंज कर पाओगे। क्यों नहीं चेंज कर पाओगे? क्योंकि वो जो स्टील बॉल्स जो रेजिस्टेंस अब ऑफर कर रहा है आपको, वो बहुत ज़्यादा है। तो किस सब्सटेंस की अब इलास्टिसिटी ज़्यादा है? स्टील बॉल्स की, क्योंकि स्टील बॉल्स ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखा हुआ भी है कि द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस अ सर्टन चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी जिसको अगर आपने किसी बॉडी की को डायमेंशन चेंज करनी है और जिस बॉडी की डायमेंशन चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो, वो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो इस केस में जो है स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि स्टील की अगर आपने डायमेंशन चेंज करनी हो, मतलब स्टील की अगर आपने शेप वगैरह चेंज करनी हो, तो आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे आइवरी। अब आइवरी जो है एक मटेरियल है, अगर आप जाके इसकी पिक्चर्स वगैरह सर्च करो तो ये ख़ास तरह का बहुत ज़्यादा हाई डेंस एक मटेरियल होता है। और सेकंड चीज़ है स्टील। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पास स्टील बॉल्स आर मोर आपके पास इलास्टिक देन रबर। अच्छा, इसी में एक और चीज़ डिस्कस की गई है। इसी बात को समझने का एक और तरीका है। दो बॉडीज ली आपने, इसी क्वेश्चन के आंसर को आपने एक बॉल ली आपने यहाँ पे रबर की, आपने दूसरी बॉल ली स्टील की। अब दोनों बॉडीज पे आप सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ। जिस बॉडी पे डिफॉर्मेशन कम प्रोड्यूस होगी वो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर आप रबर पे भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, स्टील बॉल्स पे भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, तो ज़्यादा कम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी स्टील बॉल में, तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो व्हेन
आपके पास व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज देन द बॉडी विच शोज ए लेस डिफॉर्मेशन इज मोर इलास्टिक। तो वो इसने आगे चीज डिस्कस भी की हुई है कि स्टील की वायर्स हों वो ज़्यादा इलास्टिक होंगी रबर से। तो ये जो भी हमने इसकी सबसे पहली वाली डेफिनेशन देखी थी कि इलास्टिक मॉडुलस असल में रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, स्ट्रेस जो बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस। अब अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखो, हमने यही कहा कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो स्टील का ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखो तो इलास्टिक मॉडुलस अगर स्टील का ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि उसका स्ट्रेन कम होता है। स्ट्रेन मतलब उसकी डायमेंशन में चेंज बहुत कम आ रहा होता है। तो स्टील के केस में स्ट्रेन कम होता है, इसीलिए उनका इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इलास्टिक मॉडुलस जो एक पैरामीटर है जो कि आपको ये बता रहा होता है कि एक बॉडी आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स को कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि हर मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस डिफरेंट होता है, या उसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। जिस तरह भी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी है स्टील और रबर की, तो स्टील की इलास्टिक मॉडुलस की डेफिनेशन डिफरेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, और आपके पास यहाँ पे रबर की इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू डिफरेंट होगी। लास्ट में मैंने एक टेबल भी यहाँ पे अटैच किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे, उधर सबकी वैल्यूज लिखी हुई भी हैं। सेकेंड पैरामीटर है इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर मैंने कहा स्टील की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू ये है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इलास्टिक मॉडुलस की सेम सब्सटेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो लाजमी नहीं है कि एक सब्सटेंस की इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू एक ही रहे। अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो उसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू भी वेरी करेगी। नेक्स्ट है इलास्टिक मॉडुलस, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का ये मतलब है स्टील का मैंने एक छोटा पीस लिया और एक मैंने आपके पास स्टील का बड़ा पीस लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो इलास्टिक मॉडुलस सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है। अगर दोनों सब्सटेंसेस की नेचर सेम है तो दोनों सब्सटेंसेस का इलास्टिक मॉडुलस सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलास्टिक मॉडुलस इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस हैं। बेशक स्टील का पीस छोटा हो, स्टील का पीस बड़ा हो, उसकी इलास्टिक मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। सिर्फ नेचर, अगर उस मटेरियल की नेचर चेंज होगी, मतलब अगर वो मटेरियल किसी डिफरेंट सब्सटेंस का होगा, तब उसकी जो है इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ एक और टॉपिक एक लिंक्ड है और वो है हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर आपको याद हो इलास्टिक मॉडुलस में हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक मॉडुलस हम पढ़ रहे हैं फॉर आपके प्लास्टिक बॉडीज। अब ये इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं? जो बॉडीज अपने पहली वाली शेप में वापस आ जाएं जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें। तो असल में मसला ये होता है कि कोई भी बॉडी 100% इलास्टिक नहीं होती, वो हर बॉडी एक सर्टेन फोर्स तक इलास्टिक होती है। जिस तरह आप एग्जांपल लो, आपके पेन में जो आपके पास स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को अगर आप यहाँ पे कम फोर्स लगाओ और खींचो तो वो स्प्रिंग, आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो वो स्प्रिंग पहले वाली शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस स्प्रिंग पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, मतलब अगर आप उस स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स से खींचो तो स्प्रिंग खींच तो जाएगा, लेकिन फिर वो स्प्रिंग अपनी पहली वाली शेप में वापस नहीं आएगा। तो जब आपने कम फोर्स लगाई थी तो वो आपके पास इलास्टिसिटी शो कर रहा था, लेकिन अगर आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो आपके पास इलास्टिसिटी नहीं रहेगा, वो फिर प्लास्टिसिटी में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपको ये बताता है कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगानी है और अगर आपने उसको इलास्टिक लिमिट तक रखना है, अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे लिमिट का? इलास्टिक लिमिट से मतलब है कि वो बॉडी अपने पहले वाली शेप में वापस आ जाए। तो इसके लिए आपने रिक्वायरमेंट ये रखनी है कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट से क्या मतलब कि प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट टू ग्रेट। अगर आप एक बॉडी को इलास्टिक लिमिट तक रखो ना, तो एक रिलेशनशिप आता है, वो रिलेशनशिप ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। आप इस चीज को चाहो तो देखो, आप इस चीज को नोटिस भी कर सकते हो। अगर आप एक बॉडी पे स्ट्रेस एक ज्यादा लगाओगे, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा लगाओगे, तो उस बॉडी में स्ट्रेन भी क्या होगा?
उस बॉडी में स्ट्रेन भी जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। तो दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कोई सी दो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, उनका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यही हमने लिखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, और उस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और सेम वही चीज़ कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलाई, ठीक है। तो लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ तब होल्ड करते हैं जब बॉडी इलास्टिक लिमिट में हो। और इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा ना हो। और एक्सटर्नल फोर्स हम ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बॉडी को हमने इलास्टिसिटी में रखना है, उसको हमने प्लास्टिसिटी में एंटर नहीं होने देना, ठीक है। तो यही जो कांस्टेंट ई है, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि यूनिट्स और डायमेंशंस पे आते हैं, इसी के मामले में अगर आप देखो, अब स्ट्रेन हमने पढ़ा था, स्ट्रेन जो होता है वो एक रेशो है बिटवीन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर आपके पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इलास्टिक मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो यूनिट स्ट्रेस की है। और स्ट्रेस की हमने यूनिट पढ़ी थी, इसको पास्कल भी कहते हैं, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो यही कहा हमने कि स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट्स वही होगी जो यूनिट्स स्ट्रेस की हैं। और स्ट्रेस की जो यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या। अब जो चीज़ मैंने भी आपको बताई कि हुक्स लॉ अप्लाई करने के लिए बॉडी इलास्टिक लिमिट में होनी चाहिए, तो यही उसने कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हुए हैं कि द हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स। कि हुक्स लॉ तभी अप्लाई हो सकता है जब बॉडी इलास्टिक लिमिट में हो, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस की। एंड फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स, स्मॉल स्ट्रेन्स का मतलब कि या तो उसकी अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो वो माइनर सा चेंज हो, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वो भी माइनर सा हो, अगर उसकी शेप में चेंज आ रहा हो तो वो भी स्मॉल चेंज हो। और शेप में चेंज को मेजर करने के लिए हम थीटा लेते हैं, जो कि लेक्चर आपके पास प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख भी सकते हो, जो हमने शेयर मॉडुलस वगैरह डिस्कस किए थे उसमें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हुक्स लॉ इज एन, आपके पास यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट हर मटेरियल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है, एंड टू बी वैलिड फॉर मोस्ट मटेरियल्स। नेक्स्ट चीज है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्लास्टिसिटी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनके लिए फिर हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। तो हाउएवर देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच डू नॉट एग्जिबिट दिस लीनियर रिलेशनशिप। अब लीनियर रिलेशनशिप मतलब हमने ये कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि सारे सब्सटेंसेस ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते। कुछ जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो इस तरह की कर्व भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हर सब्सटेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनाए, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं। हम उन्हीं सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इलास्टिक मॉडुलस की जो है वो 3 टाइप्स हैं। जिस तरह हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की 3 टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह आपके पास इलास्टिक मॉडुलस की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है यंग मॉडुलस, जिसको हम लिखते हैं आपके पास W से। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस, और लास्ट है शेयर, और आपके पास यहाँ पे रिजिडिटी मॉडुलस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि यंग मॉडुलस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, बल्क और शेयर किस बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। थैंक यू क्लास। और अगर आपको कोई भी इन आपको लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो, या कोई भी टॉपिक दोबारा समझना हो, या कोई भी अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन हो, तो लाजमी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और इन वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई यहाँ पे सजेशन हो, कोई वॉइस प्रॉब्लम हो, या आपको नोट्स ना मिल रहे हों, या नोट्स आपको सही से आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहे हों, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।